नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों की डिमांड थी कि शुंग वंश के इतिहास पे एक वीडियो बनाएं, तो आइए चर्चा करते हैं हम शुंग वंश के इतिहास के ऊपर, जो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा टिपिकल है लेकिन बहुत ही रुचिकर है। लेकिन इसके पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, और साथ ही साथ अपने दोस्तों इष्ट मित्रों के साथ भी इसको शेयर करें, क्योंकि ये चैनल इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ही विशेष रूप से बनाया गया है, और ख़ास करके ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो एकेडमिक एग्ज़ाम्स वगैरह तो दे ही रहे हैं, बीए एमए वगैरह के, और लेकिन तरह तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में भी वो बैठ रहे हैं, जिससे सबको फ़ायदा पहुंच सके। तो आइए हम चर्चा करते हैं शुंग वंश के इतिहास के ऊपर। मित्रों, जहाँ तक शुंग वंश के उदय का प्रश्न है, सबसे पहले तो हम इसी पे चर्चा करते हैं कि शुंग वंश आखिर इसका उदय कैसे हुआ। तो जहाँ तक उदय का प्रश्न है, इस वंश के इतिहास की जो जानकारी देने वाले स्रोत हैं वो बहुत ही कम मात्रा में हमें मिलते हैं। ग्रंथ तो कई हैं, लेकिन यह है कि उनमें बहुत ही छिटपुट जानकारी मिलती है, जैसे पुराणों से, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम नामक जो नाटक है, गार्गी संगीता है, हर्षचरित है, और पतंजलि का जो महाभाष्य है, कहते हैं कि पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। इसी तरह से बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, आर्य मंजूश्री मूल कल्प है, तथा तारानाथ का जो बौद्ध धर्म का इतिहास है। तो ये सारे ग्रंथ हैं। इन सारे ग्रंथों से हमें इस राजवंश के बारे में या पुष्यमित्र शुंग के राजवंश के बारे में, शुंग वंश के विषय में छिटपुट जानकारी या छिटपुट सामग्री हमें प्राप्त होती है। इन्हीं के आधार पर हमने इस काल के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास किया है। तो आइए हम इसके लिए विशेष रूप से बाणभट्ट के हर्षचरित के ऋणी हैं, और हर्षचरित से ही हमें मौर्य साम्राज्य के पतन और पुष्यमित्र शुंग के शासन में आने के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में थोड़ा इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है, विस्तार से लिखा है। तो इस ग्रंथ से ही हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार से सेनानी पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को सैनिक क्षमता का प्रदर्शन देखने के लिए आमंत्रित किया, और फिर धोखे से या छल पूर्वक उसकी हत्या कर दी। मित्रों, शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र को ब्राह्मण वंशीय माना जाता है। ये कहा जाता है कि ब्राह्मण वंश का शासक था। इसके पीछे एक कारण ये भी था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि संभवतः जो मौर्य साम्राज्य के शासक थे उनकी रुचि गैर ब्राह्मण धर्मों में थी। कोई जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन हो गया था, अशोक बौद्ध हो गया था, तो इसलिए ब्राह्मणों में रोष था इनके खिलाफ। तो इसलिए पुष्यमित्र शुंग को कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कि ये ब्राह्मणों की एक क्रांति थी मौर्य वंश के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं था। देखिए, कोई भी साम्राज्य जो है वो स्थायी नहीं होता है, कभी ना कभी उसका पतन होता है। जब साम्राज्य में कुछ कमजोरियां उत्पन्न हो जाती हैं, जब शासक कमजोर हो जाते हैं, चूंकि मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा केंद्रीकृत साम्राज्य था, और केंद्रीकृत साम्राज्य के लिए ये आवश्यक है वो तभी तक बना रह सकता था जब तक कि उसका शासक मजबूत हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि अशोक के बाद मौर्य वंश में भी आया राम गया राम वाली स्थिति हो गई थी, यानी जो शासक आते थे वो बहुत ही कमजोर हुआ करते थे। तो इसका फायदा पुष्यमित्र शुंग ने उठाया, और एक नए वंश की नींव डाली उसने। पाणिनि के अनुसार जो पुष्यमित्र शुंग था या शुंग लोग जो थे वो भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। इसी तरह से वैदिक ग्रंथों में भी अगर हम देखें तो शुंग शिक्षकों के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। इसी तरह से बारूद के अभिलेख में शुंगों द्वारा निर्मित 2 तोरण द्वारों का उल्लेख प्राप्त होता है। कालिदास ने अपने नाटक मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र को पुष्यमित्र शुंग का पुत्र और कश्यप गोत्र और वैम्बिक परिवार का माना है।
तो ये बैम्बिक परिवार क्या था, इसके बारे में और क्लियर होता है जब हम आगे देखते हैं। बौधायन स्रोत सूत्र में बैम्बिकों को काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। इसी तरह से हरिवंश पुराण, अश्वालियन का स्रोत सूत्र, तारानाथ तथा पाणिनि की पुस्तक में भी उन्हें ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। तो मित्रों, हरिवंश पुराण में एक द्विज सेनानी का उल्लेख है। द्विज यानी ब्राह्मण सेनानी का उल्लेख है जो कश्यप गोत्र का था। तो कुछ इतिहासकार जो है उन्हें दिव्यावधान का हवाला देकर मौर्य तथा कुछ ने उनके नाम में मित्र लगा होने के कारण पारसिक भी कहा है। यानी कि कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो बौद्ध ग्रंथों के आधार पर, खास करके दिव्यावधान के आधार पर, उन्हें मौर्य ही कहते हैं शुंगों को। तो कुछ ऐसे हैं जो उन्हें पारसिक कहते हैं। पारसिक चूंकि वो लोग मित्र या सूर्य की पूजा करते थे, तो चूंकि इनके नाम में मित्र लगा है, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, तो इसलिए पारसिक भी जो है उनको कहा जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा। लेकिन आधुनिक युग में जो अधिकांश इतिहासकार हैं वो पुष्यमित्र शुंग का मूल ब्राह्मण वंशीय होना स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि उनको ये कहा गया कि मूलतः जो है वो ब्राह्मण वंश के शासक थे। मित्रों, मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत जो ये 5 शताब्दियां थी वो राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी आक्रमण का युग थी। ये आप बहुत ध्यान से आप इसको समझिए। देखिए, मौर्यों के बाद 5 शताब्दियां जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इन्हें आप कह सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता का युग था। यहाँ आपको बहुत बड़े बड़े राज्य जैसे मौर्य साम्राज्य था, इस तरह के राज्य नहीं दिखाई देंगे। छोटे छोटे क्षेत्रीय ताकतें आपको दिखाई देंगी। और दूसरी खास बात इस काल की ये थी कि इस समय भारत में विदेशी आक्रमण हो रहे थे। जैसे भारत में शकों, पहलवों और कुषाणों और यूनानियों का प्रवेश हुआ तथा इन्होंने अपने अपने क्षेत्रीय राज्य, जहाँ जहाँ इनको मौका मिला, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। तो यह राजनीतिक अस्थिरता गुप्त काल के उदय के उपरांत ही समाप्त हुई। खास बात यह है, यानी कि मौर्य काल के पतन से लेकर के गुप्त काल के उदय के बीच का जो 500 साल का समय था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था दो दृष्टियों से, क्योंकि एक राजनीतिक अस्थिरता का युग था और विदेशी आक्रमणों का युग था। हालांकि इस काल में ईसवीं शताब्दी के प्रारंभिक कालों में हम ये देखते हैं कि भारत का जो व्यापार वाणिज्य था वो काफ़ी विकसित था और विदेशों से भी व्यापार वाणिज्य वगैरह हुआ करता था। खैर, वो यहाँ चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन संदर्भवश आपको बता रहा हूँ। तो हर्षचरित में बृहद्रथ की हत्या के प्रकरण का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि बाणभट्ट ने काफी विस्तार से लिखा है इस विषय में। तो इस प्रकार की हत्या संभवतः प्रजा को स्वीकार न होती, क्योंकि कोई भी प्रजा ऐसी नहीं चाहेगी कि उसके राजा की हत्या कर दी जाए। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र ने पहले ही प्रजा को विश्वास में ले लिया था। क्यों विश्वास में ले लिया था, उसका कारण क्या था? उसका कारण था आसन्न विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमणों के भय ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बृहद्रथ के शासनकाल में डेमेट्रियस, जो कि एक यूनानी था, वो निर्विरोध पाटलिपुत्र तक बढ़ाया था। गार्गी संहिता की और पतंजल के ग्रंथ में हमें इस आक्रमण का उल्लेख मिलता है। बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइडिस के विद्रोह के कारण डिमेट्रियस जो था वो वापस लौट गया, नहीं तो खतरा ज्यादा हो जाता। तो इस घटनाक्रम के दौरान मौर्य शासक केवल मूक दर्शक बने बैठे रहे। यानी कि वो इतने ताकतवर नहीं थे, वो कमजोर हो चुके थे, भोग विलास में डूबे रहने वाले थे। उसको संस्कृत ग्रंथों में जो है बृहद्रथ को जो है कामुक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, भोग विलास में डूबे रहने वाले व्यक्ति के रूप में। तो इससे मौर्यों की प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से धक्का पहुंचा होगा। और इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या करके एक नवीन राजवंश की स्थापना करने में सफलता प्राप्त कर ली और एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसे हम शुंग राजवंश के नाम से जानते हैं। मित्रों,
ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र का अधिकार जो था उसके क्षेत्र में, यानी कि हम ये चर्चा कर लेते हैं कि पुष्यमित्र का जो राज्य था वो कहाँ तक विस्तृत था। तो पुष्यमित्र का अधिकार मौर्य साम्राज्य के केवल मध्य भाग पर ही था। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में आंध्रों और कलिंगों ने साथ मिलकर अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। पुष्यमित्र के साम्राज्य में क्या क्या थे? पाटलिपुत्र नगर था, अयोध्या, विदिशा और शाकल जैसे क्षेत्र थे, सम्मिलित थे। अब मालविका अग्निमित्र जो कालिदास का नाटक है, उससे हमें पता चलता है कि राजकुमार अग्निमित्र ने विदिशा में अपने पिता के वायसराय के रूप में सेवा कार्य किया था। तो इस नाटक में आप देखिए, विदर्भ को क्या कहा जाता था? अचिराधिष्ठित। अचिराधिष्ठित का अर्थ होता है कि कुछ ही समय पूर्व स्थापित राज्य, कुछ ही समय पूर्व स्थापित राज्य। और यहाँ के शासक को नवरोपित तरु कहा गया। नवरोपित तरु यानी कि नया नया लगाया गया वृक्ष। तो ऐसा प्रतीत होता है मालविका मित्र के वर्णन से कि संभवतः विदर्भ के ऊपर जल्दी ही विजय प्राप्त की गई होगी, इसीलिए जो है उसको अचिराधिष्ठित या कुछ ही समय पूर्व स्थापित राज्य कहा गया, और साथ ही उसको नया नया लगाया गया वृक्ष या नवरोपित तरु कहा गया। तो कौशल में संभवतः एक दूसरा वायसराय नियुक्त किया था पुष्यमित्र शुंग ने। अयोध्या में हमें एक अभिलेख मिलता है, एक मंदिर के दरवाजे पर खुदा हुआ अभिलेख है, तो उससे ये पता चलता है कि उसका निर्माण पुष्यमित्र के छठे सेनापति ने किया था। इसके अतिरिक्त अग्निमित्र के साले वीरसेन का नर्मदा नदी के किनारे स्थित किले का किलेदार होना, या कह लीजिए इंचार्ज होने का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। मित्रों, मालविकाग्निमित्र हमारे लिए एक बहुत अच्छा स्रोत है। मालविकाग्निमित्र में विदर्भ क्षेत्र में नव स्थापित स्वतंत्र राज्य की स्थापना का उल्लेख प्राप्त होता है। विदर्भ का राजा यज्ञसेन मौर्य सम्राट बृहद्रथ के एक सचिव का बहनोई था, और स्वाभाविक रूप से वह पुष्यमित्र का एक प्रतिद्वंदी था। और पुष्यमित्र ने उसे सत्ता प्राप्त करने के उपरांत, यानी जब वो गद्दी पे आया तो उसे बंदी बना लिया था। तो विदर्भ और विदिशा के संबंध काफी विकृत हो गए थे, खराब हो गए थे, आप कह लीजिए तनावपूर्ण हो गए थे। अग्निमित्र का मित्र माधव सेन, जो कि यज्ञसेन का चचेरा भाई था, अग्निमित्र का मित्र था। यज्ञसेन के अंतपाल द्वारा वो गिरफ्तार कर लिया गया था, माधव सेन। तो और जब वो विदिशा जा रहा था, यानी विदिशा जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया था, तो अग्निमित्र ने उसको तुरंत रिहा कर देने के लिए कहा, उसको तुरंत छोड़ देने को कहा। उसने इस बात को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन एक शर्त रख दी। अब शर्त यह रख दी, क्या शर्त रख दी? कि उसके साले मौर्य सचिव को पहले छोड़ दिया जाए, तब वो माधव सेन को छोड़ देगा। तो अग्निमित्र ने वीरसेन को आज्ञा दी कि वो विदर्भ के ऊपर आक्रमण करें, और वीरसेन ने यज्ञसेन को हरा करके माधव सेन को छुड़ा लिया। तो इस प्रकार विदर्भ दोनों चचेरों भाइयों यज्ञसेन और माधव सेन में विभाजित हो गया, और दोनों पुष्यमित्र की अधीनता स्वीकार करते थे। तो इस तरह से पुष्यमित्र शुंग का जो राज्य था वो नर्मदा नदी तक विस्तृत हो गया था, नर्मदा नदी के दक्षिणी दिशा तक विस्तीर्ण हो गया था, फैल गया था। मित्रों, पुष्यमित्र ने विदेशी आक्रमणों का भी सामना किया, खास करके ग्रीक आक्रमण का मुकाबला उसे करना पड़ा। इसका उल्लेख हमें कई ग्रंथों में मिलता है। पतंजल के महाभाष्य में दो उदाहरण मिलते हैं हमें। ये दो उदाहरण क्या हैं, इनकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो पतंजलि, ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र के राजपुरोहित थे, और महाभाष्य में उनके द्वारा पुष्यमित्र का यज्ञ कराए जाने का उल्लेख है। जैसे कि अब ये उदाहरण है कि यह पुष्यमित्रम याजयामः, यानी कि उन्होंने जो है पुष्यमित्र के यज्ञ को संपन्न कराया था। तो यहाँ वर्तमान काल का प्रयोग होने से बहुत ध्यान से इसको आप समझिए कि ये जो संस्कृत का वाक्य है, यहाँ आप देखते हैं कि इस वाक्य में यह पुष्यमित्रम याजयामः, तो यहाँ पे वर्तमान काल का प्रयोग हुआ। तो वर्तमान काल का प्रयोग होने से
ये पता चलता है कि पतंजलि पुष्यमित्र के समकालीन रहे होंगे। अच्छा, दूसरा उदाहरण आप देखिए। दूसरे उदाहरण में भूतकाल का प्रयोग है। उसमें क्या कहा गया? अरुणद यवनः साकेतम। अरुणद यवनः साकेतम अर्थात यवनों ने अयोध्या का घेरा डाला। इसी तरह से आप देखिए, अरुणद यवनो मध्यमिकाम अर्थात यवनों ने मध्यमिका जो चित्तौड़ के निकट नगरी नामक स्थल था उसका घेरा डाला। तो इससे ये पता चलता है कि साकेत अथवा अयोध्या तथा माध्यमिका यवन आक्रमणकारी द्वारा घेर लिए गए थे, और यह आक्रमण संभवतः तभी हुआ था जब पुष्यमित्र मौर्यों का सेनापति था। तो यह भी संभव है कि यवनों के विरुद्ध उसकी सफलता ने उसे पद प्रतिष्ठा और शक्ति प्रदान की और उसे गद्दी के लिए सफल प्रयास करने के लिए समर्थ बनाया। तो मित्रों, ये समझ में आ गया होगा। जो भूतकाल में जो उदाहरण है उसका मतलब ये था कि पहले वो घटना घट चुकी होगी, शायद जब वो सेनापति था उस समय की घटना रही होगी। और जो पहला उदाहरण है जो कि ये पुष्यमित्रम याजयामा, ये संभवतः पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था, चूंकि यह वर्तमान काल का प्रयोग इसमें हुआ है। तो अपने राज्यारोहण के उपरांत भी मित्रों, पुष्यमित्र शुंग जो था उसको अपने राज्यारोहण के उपरांत भी यवनों से संघर्ष करना पड़ा। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जब सेनापति था तब तो किया ही। यहाँ भी हम मालविकाग्निमित्र का सहारा लेते हैं। मालविकाग्निमित्र के अनुसार यह संघर्ष पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ के संबंध। यहाँ आप ये समझ लीजिए कि अश्वमेध यज्ञ वो शासक करते थे जो बहुत ही ताकतवर होते थे। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और उसके पीछे एक सेना लगा दी जाती थी, और कोई न कोई सेनापति उसकी रक्षा करता था घोड़े की। अगर कोई घोड़े को पकड़ता था तो फिर उसको उस सेना के साथ युद्ध करना पड़ता था। तो उसके यज्ञ के घोड़े की रक्षा जो है वो उसका पौत्र कर रहा था, वसुमित्र। और तो सिंध नदी के दक्षिण किनारे पर संभवतः उसका घोड़ा रोक लिया गया था। अतः उसका, और उसको रोकने वाले कौन थे? उसको रोकने वाले यवन थे, क्योंकि उनका राज्य वहां पर स्थापित था। तो इस तरह से यवन पराजित कर दिए गए तथा घोड़ा वापस लाया गया इस संघर्ष के बाद। और ये ग्रीक आक्रमणकारी निस्संदेह बैक्ट्रियन राजकुमार थे। अगर उस काल के जो संस्कृत ग्रंथ हैं उनको हम पढ़ें तो संस्कृत ग्रंथों में हमें डेमेट्रियस के बारे में, मेनांडर के बारे में, यूक्रेटाइड्स के नेतृत्व में ग्रीक अभियानों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनको भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों के रूप में जाना जाता था। तो निश्चित रूप से यवन आक्रमणकारियों को हराने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। मित्रों, पुष्यमित्र ने इन सब को हराकर मगध से बाहर भगा दिया, और संभवतः सिंध से भी बाहर कर दिया गया था इन आक्रमणकारियों को। तो पुष्यमित्र शुंग के दो अश्वमेध यज्ञों से पता चलता है। देखिए, उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, इसी से उसकी ताकत का अनुमान लगाया जा सकता है। तो उसके 2 अश्वमेध यज्ञों से पता चलता है कि उसने ग्रीकों पर दोहरी विजय प्राप्त की। पुष्यमित्र शुंग एक शक्तिशाली शासक था, इसमें कोई संदेह नहीं था, क्योंकि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और उस विस्तृत क्षेत्रों का वो स्वामी भी था निश्चित रूप से। तो अश्वमेध यज्ञ यही प्रकट करते हैं, और यह यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पुनरुत्थान का भी जो को भी ये दर्शाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मौर्यों की रुचि जो थी वो गैर ब्राह्मण धर्मों में थी। तो एक तरह से ब्राह्मणों का भी पुनरुद्धार हो रहा था, क्योंकि यज्ञ कराने वाले जो होते थे ब्राह्मण ही होते थे। ऐसा कहा जाता है कि चूंकि यज्ञों में पशुओं की बलि वगैरह दी जाती थी, तो अशोक के समय में जो है ये सब व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, जिससे ब्राह्मण एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा में कमी आई थी। लेकिन अब उनका एक बार फिर से पुनरुद्धार करने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। मित्रों, अब आइए, एक बड़ी गंभीर समस्या है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पुष्यमित्र शुंग जो है वो उसका
चित्रण हमारे सामने ऐसे किया जाता है बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा कि जैसे कि वो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रताड़क था, बहुत ही निर्मम प्रताड़क था। तो मित्रों, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो आइए हम देखते हैं। दिव्यावदान में उसके द्वारा बौद्धों के उत्पीड़न का हमें बहुत विस्तार से उल्लेख मिलता है, और उसपे ये आरोप लगाया जाता है कि उसने पाटलिपुत्र के समीप कुकुटाराम नामक एक जगह थी जो है, वहाँ पे बौद्ध विहार था। तो सबसे बड़ा बौद्ध विहार वहाँ पर था, तो उसको 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया था, ऐसा दिव्यावदान कहता है। किंतु प्रत्येक बार, अब आप देखिए इसके लिए तर्क क्या दिया जा रहा है कि भीषण सिंह गर्जना सुनकर वो घबरा करके वापस लौटा। तो कहा जाता है कि उसने, तो अभी आजकल के समय में अब आप देखिए कि कोई आदमी इस तरह की बात नहीं मानेगा कि मतलब ये सुपर नेचुरल कोई पावर थी जिसके कारण वो फेल हो जा रहा था उस आक्रमण में। वैसे भी आप देखते हैं शायद अशोक के स्तंभों के बारे में आप पढ़ें तो आप देखें, या मौर्य साम्राज्य के समय में हम देखते हैं सिंह जो था वो एक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कई अशोक स्तंभों के जो शीर्ष हैं वो उस पे भी सिंह वगैरह बने हुए हैं, तो सिंह से बौद्ध धर्म का गहरा नाता प्रतीत होता है। तो इसलिए इस तरह की बात कह दी गई कि सिंह गर्जना सुन करके वो वापस लौट गया। तो कहा जाता है कि उसने अपने शाकल अभियान के समय मध्य देश के अनेक बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया था, यानी मध्य देश से होकर के वो शाकल की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में जो भी बौद्ध स्थल वगैरह पड़े उनको उसने नष्ट कर दिया। इस तरह की बात भी कही जाती है, उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि उसने बौद्ध सन्यासियों को मौत के घाट उतार दिया। उसने एक सन्यासी के सर के ऊपर 100 सोने के सिक्के का पुरस्कार घोषित कर दिया, यानी जो एक सन्यासी बौद्ध सन्यासी का सर काट के लाएगा बौद्ध भिक्षु का, उसको 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। मित्रों, कुछ इतिहासकार जैसे पुरातत्वविद मार्शल वो ये कहते हैं कि सांची और तक्षशिला में, तथा इसी तरह से जी आर वर्मा जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बहुत जाने माने पुरातत्व शास्त्री थे। उन्होंने भी ये कहा है कि कौशाम्बी में कुछ बौद्ध स्मारक जो है वो क्षतिग्रस्त किए गए थे। तो इस तरह का दावा इन लोगों ने किया है, यानी मार्शल ने सांची और तक्षशिला में और शर्मा ने कौशाम्बी में बौद्ध स्थलों के तोड़े जाने या क्षतिग्रस्त किए जाने का दावा किया है। बौद्ध साक्ष्यों में दावा किया गया है कि इस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग बौद्धों पर अत्याचार करता हुआ दक्षिण भारत चला गया। अब यहाँ देखिए फिर से एक सुपर नेचुरल बात आ रही है, ये क्रिमिश नामक यक्ष ने बड़े शिलाखंड से उसका वध कर दिया। तो इस तरह की बातें विश्वसनीय नहीं है। मित्रों, यद्यपि शुंग ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे, तथापि कोई स्वतंत्र साक्ष्य हमें नहीं मिलता है जो यह सिद्ध कर सके कि वे बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णु थे। यह बात बहुत ही रोचक है कि भरहुत का महान बौद्ध स्तूप शुंगों के शासन काल में ही निर्मित किया गया। अब आप बताइए कि अगर बौद्ध धर्म का विरोधी होता तो क्या वो ये स्तूप बनाने देता? पुष्यमित्र ने बौद्धों के ऊपर अत्याचार क्यों किया था, इसके लिए भी कुछ इतिहासकार जो ये कहते हैं कि क्योंकि उसके कुछ बौद्ध प्रजाजन अपने धार्मिक कर्तव्यों को भूल गए थे, अपने धार्मिक कर्तव्यों को छोड़ करके राजनीतिक कुचक्रों में लिप्त हो गए थे, और वे चूंकि यवनों के साथ संघर्ष चल रहा था, तो यवनों के साथ मिल करके उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि वो न चाहते होंगे कि मौर्य वंश का विनाश हो, क्योंकि मौर्य लोग बौद्धों को शरण देने के लिए प्रसिद्ध थे। तो इतिहासकार हैवेल के मत के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का दमन इसलिए किया था क्योंकि उनके संग राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए थे, इसलिए नहीं कि वे एक ऐसे धर्म को मानते थे जिसमें पुष्यमित्र शुंग का विश्वास नहीं था, या जिसमें पुष्यमित्र शुंग विश्वास नहीं करता, तो ऐसा कोई कारण नहीं था। देखिए, जब धार्मिक संप्रदाय भी अगर षड्यंत्र में लिप्त हो जाए तो राजा का यह कर्तव्य हो जाता है कि वो उनको भी दंडित करे। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एक बौद्ध जो कि षड्यंत्रों में लिप्त रहे हो, कुछ एक को उसने दंडित किया हो, और उसके ऊपर यह आरोप मढ़ गया कि वो पूरे बौद्ध धर्म का ही दुश्मन हो गया। तो लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है।
पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल मित्रों लंबे समय तक रहा। उसने जो है 36 वर्ष तक शासन किया और 148 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। उसका पुत्र अग्निमित्र उसका उत्तराधिकारी बना। मालविकाग्निमित्र से हमें पता चलता है कि अग्निमित्र विदिशा का वायसराय नियुक्त किया गया था पहले, और उसका जो उत्तराधिकारी था वो सुज्येष्ठ था। किसका? अग्निमित्र का, जिसने कि संभवतः 7 वर्ष तक शासन किया था। देखिए, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम है, जो छिटपुट जानकारी मिलती है उनसे यही पता चलता है। अभी अग्निमित्र की चर्चा पीछे आ चुकी है। तो अग्निमित्र के बाद सुज्येष्ठ आया, और सुज्येष्ठ आया जिसके विषय में हमें बहुत अधिक पता नहीं है। चौथा राजा जो था वो वसुमित्र था, जो पुष्यमित्र का पोता था, और उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ के अश्व के लिए यमुना से लड़ाई करने का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा करने के लिए उसको नियुक्त किया गया था। तो उसने, ऐसा कहा जाता है कि 10 साल तक शासन किया था। संभवतः उसे उत्तर पश्चिम में ही साम्राज्य की सीमा की सुरक्षा के हेतु नियुक्त कर दिया गया। और वह अग्निमित्र के पुत्र सुमित्र के समान हो सकता है, जिसकी कि एक नाटकीय अनुष्ठान के दौरान मित्रदेव द्वारा हत्या कर दी गई थी। हत्यारा निश्चय ही ब्राह्मण मंत्री परिवार का सदस्य रहा होगा, जिसने बाद में शुंगों को सिंहासन से पदच्युत कर दिया। मित्रों, बेसनगर से हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है। तो बेसनगर से प्राप्त एक अभिलेख से यह अनुमान किया जाता है कि 5वां शुंग राजा संभवतः भद्रक रहा होगा, और 9वां राजा जो है उसके बारे में पता चलता है वो शायद भागभद्र उसका नाम था। 10वां और अंतिम शुंग राजा, जो अगर पुराणों की माने तो पुराणों के अनुसार देवभूति था, या उसको देवभूमि भी कहा जाता था। तो बाण के अनुसार वह बहुत ही कामुक था और बहुत ही विलासी था, और लगभग 72 ईस्वी पूर्व में अपने ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कण्व के षड्यंत्र का वो शिकार हो गया था, और एक दासी स्त्री द्वारा, जो कि उसकी रानी का बहुरूप बना करके उसके पास आई थी, उसके रानी का रूप बना करके उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से उसकी हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जिसे कण्व वंश कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के 10 शुंग राजाओं ने लगभग 112 वर्ष तक शासन किया था, अर्थात 185 ईस्वी पूर्व से लेकर के 72 ईस्वी पूर्व तक इनका समय माना जा सकता है। कहीं कहीं आपको 187 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक का भी समय मिलेगा। तो मित्रों, यद्यपि शुंगों के विषय में हमारी जानकारी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, आइए थोड़ा सा हम अब इनकी जो कल्चरल हिस्ट्री वगैरह है इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें, वो समीचीन होगा। तो शुंगों के विषय में हमारी जानकारी जो है अत्यल्प है, फिर भी हमें इन्होंने भारतीय इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुष्यमित्र शुंग ने, पहली बात तो आप देखिए कि विदेशी अभियान की बाढ़ का डट करके सामना किया था, नहीं भारत एक बार फिर से गुलाम हो जाता उस समय, तथा साम्राज्य के विशाल भाग पर इन्होंने अपना प्रभुत्व बनाए रखा। तो इस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य को बिखरने से बचाया, जो कि संपूर्ण शुंग शासन की शताब्दी में अगर पश्चिम में नहीं तो मध्य भारत में भिलसा तक विस्तृत था। उसके अलावा मित्रों, बैक्ट्रियन ग्रीकों ने शुंगों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखा। शुंग काल में ब्राह्मणों के प्रभाव में एक बार फिर से वृद्धि हुई, और भागवत धर्म का पुनरुत्थान हुआ, क्योंकि जैसे मैंने बार बार आपको बताया कि मौर्य के समय में गैर ब्राह्मण धर्म जो थे वो प्रबल हो गए थे। तो इसने सुसंस्कृत ग्रीकों को भी अपने में आत्मसात कर लिया, और विशेष रूप से मध्य भारत के में कला एवं साहित्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। मध्य भारत में आप देखिए बहुत बड़े विद्वान पतंजलि का जन्म हुआ, जो कि संभवतः पुष्यमित्र के समकालीन थे, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं।
भरहुत का जो स्तूप था वो भी इसी काल का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। विदिशा में अनेक कलाओं का विकास हुआ, जो कुछ विद्वानों के अनुसार बाद के शुंग राजाओं की राजधानी भी बनी। और सांची के स्तूप के चारों ओर बने जो सुंदर प्रवेश द्वार की रेलिंग, तोरण द्वार जिसे कहते हैं, उसके निर्माण के लिए भी शुंग शासक ही उत्तरदायी थे। शुंग काल की कला की जो प्रमुख विशेषताएं थी उन्हें भी जान लीजिए। वो विशेषताएं क्या थी कि इसमें अधिकांश जनता, जो आम जनता थी, अधिकांश जनता के मानस, सांस्कृतिक आदर्श तथा उसकी परंपरा का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस विषय में, इस बात में यह मौर्य युग से नितांत भिन्न है। इस काल की जो कला थी, यानी शुंग काल की, तो उसमें जनजीवन का चित्रण बड़े धैर्य के साथ ही और बड़े ही यथार्थ के साथ हुआ है। लोगों के घरों का चित्रण आप देखते हैं, देव मूर्तियाँ, साधुओं के आश्रम, गाड़ियाँ, रथ, नौकाएं, शस्त्र तथा सामान्य जन के प्रयोग में आने वाली ढेर सारी जो वस्तुएं हैं डे टू डे लाइफ में जो हम प्रयोग करते हैं, उनका चित्रण हुआ है इस काल की कला में। भरहुत और सांची के स्तूप के तोरण द्वारों के ऊपर अगर आप देखें बारीकी से, तो पशुओं, लताओं के उकेरे गए जो चित्र हैं वो दक्षिण कला की उत्कृष्ट नमूने प्रस्तुत करते हैं, साथ ही साथ कलाकार के प्रकृति प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो चित्र हैं जो पत्थरों के ऊपर उकेरे गए हैं, तो दक्षिण कला के द्वारा ये भारतीय संस्कृति के अखिल सृष्टि के प्रति अनुराग का सजीव उदाहरण है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही थोड़े समय में इनके राजनीतिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। जो भी सामग्री उपलब्ध थी उसके आधार पर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य दें और हमें ये बताएं। जैसे ये वीडियो मैंने आपकी डिमांड पे बनाई है, अगर आप हमें बताते रहेंगे तो इस तरह का वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।